हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपका इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज फिर से हम चले आए हैं दो चर वाले बहुपद के अनुसार दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसे फिर से समझाने के लिए। तो उससे पहले हम सभी को एक बात पर ध्यान देना चाहिए। वह बात क्या है? तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग बहुत तरीके के होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे अच्छाई को देखते हैं, अच्छे गुण को देखते हैं, और थोड़ा-सा गलती हो जाता है उसे छोटे बच्चे समझकर माफ़ कर देते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं? उनके पास ऐसा मनोवृत्ति होता है, ऐसा उनके मन में चलते रहता है कि इसका जो कारनामा है हमेशा गलत ही रहता है। तो ऐसा भी लोग हमारे पास घूमते रहते हैं और हमें देखते रहते हैं। और वे कोई लोग नहीं होते हैं, हमारे आसपास कई लोग होते हैं, हमारे अपने पराये सभी हो सकते हैं। तो ये सभी हमारे मन में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस कारण से कि हम लोग एक स्टूडेंट हैं और हम लोग अभी जीवन को चालू ही करने वाले हैं, अर्थात शुरू करने वाले हैं। तो हम सभी को ऐसा मनोवृत्ति लेकर चलना है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, और सभी के पास गलत भी हो जाए तो उन लोगों के जैसा बनना चाहिए जो कि पहले थे और हमारे सभी गलत को भी सही समझकर माफ़ कर दिया करते थे। वैसे ही हम सभी को मान के चलना है, और सभी गलतियों को छोटे छोटे जो गलती होते हैं उन सभी को माफ़ कर देना चाहिए। अब हमेशा गलती को माफ़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि अधिकतम गलती हो जाए, सर से पार हो जाए, उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो छोटे मोटे होते हैं उस सभी को माफ़ करना चाहिए। तो चलिए, ऐसा ही हमारे जीवन में चलना चाहिए, ऐसा सोच रखना चाहिए। तो हम सभी ने दो चार वाले रैखिक समीकरण योग में जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर से प्रश्न समझेंगे, प्रश्न इसमें कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो हमारे पास तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास असुविधा मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन नहीं दिखाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आप सभी को देखना है तो आप लोग पीडीएफ के अनुसार देख सकते हैं, और दूसरा में तो यहाँ पर एडिट करके लगाया जा सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर से भी। तो आज हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। तो उससे पहले बरबीघा हाँ, देवास है, देवास। तो आज हम लोग दो चरों वाली रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं कि आखिर हम सभी को पढ़ना क्या है। तो आज हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर हम सभी को समझना है कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण के बारे में कुछ जानकारी जो है, ज्ञान जो है, हम सभी को समझना है। अब दो चरों वाली रैखिक समीकरण योग में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर दो का मतलब तो सभी लोग को समझ में आएगा कि हम लोग मैथ के भाषा में, मैथमेटिक्स में दो को अंक में इस प्रकार से दो लिख सकते हैं। दो यानी कि इस प्रकार से, इसे हम लोग दो कहते हैं। अब इसके आगे आता है कि चर किसे कहते हैं। थोड़ा सा पीछे वाले रिवीजन कर देते हैं ताकि आगे हम सभी को समझ में आए कि कैसे कैसे करके क्वेश्चन बनाना होता है। तो यहाँ पर दो के मतलब तो दो सीधा हो जाता है, और चर के मतलब होता है कि कोई भी वैसा संख्या, वैसा जिसका मान हमेशा चेंज होते रहे। तो हम लोग मैथ वाले में से लेंगे, गिनती वाले संख्या को लेंगे तो उसका मान चेंज नहीं होता है, यानी कि उसे हम लोग चर नहीं कहेंगे, उसे अचर कहेंगे। तो यहाँ पर चर किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जो ABCD के अनुसार है। ABCD में कोई भी संख्या आ सकता है, A से लेके Z तक, और यहाँ पर दो चर ही लेना है, दो संख्या, बस दो। तो दो में से या तो हम लोग A ले सकते हैं, A, या तो B,
इसके बाद एक्स ले सकते हैं या तो वाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए बी या एक्स वाई ही ले सकते हैं, हमें जो संख्या लेना हो बी सी, या तो बी ले सकते हैं और बीच में से भी कोई संख्या ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि रेगुलर जो लगातार होता है सिर्फ उसी को यहाँ पर उठा के हम सबको रख देना है, तो ऐसा बात नहीं है, किसी भी अंक को हम लोग ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक्स है तो एक्स के साथ हम लोग बी भी रख सकते हैं, ऐसा हम सब मानकर चलेंगे। अब इसके अनुसार एक्स और वाई दोनों रेगुलर है तो हम सभी को समझने में आसान होता है, इस कारण से अलग अलग चर और एक्स वाई ही लिया जाता है। ए बी भी है, सामने सामने है, यानी कि इसके बाद वाला है, इस कारण से लेते हैं। अब दो चर वाला तो हो गया, यानी कि दो गो अलग अलग होना चाहिए। रैखिक के मतलब समझना है। रैखिक के मतलब होता है घात के आधार पर बहुपद को बहुत तरीके से बांटे जाते हैं, ऐसे 3 होते हैं या 4 होते हैं। जैसे कि एक घात, जिस बहुपद में एक घात हो यानी कि पावर में एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते थे, और जिसके पावर में अधिकतम पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसके पावर में 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, और इसके बाद वाले जो पावर आते हैं उसे बहुघातीय बहुपद कहेंगे, यानी कि 3 से ज़्यादा पावर रहेगा उसे बहुघातीय के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ऐसा हम सभी को समझना है। तो अब यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा कि घात अगर 1 रहता है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि घात में 1 होना चाहिए, घात 1 होना चाहिए, घात बराबर 1। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप सभी को समझ में आए। अब यहाँ पर रैखिक तक हम लोग समझ पाए हैं। समीकरण का मतलब होता है समीकरण। समीकरण हम उसी बहुपद को कह सकते हैं जिसके बराबर में कुछ हो, यानी कि बराबर के बाएं तरफ भी और बराबर के दाएं तरफ भी कुछ न कुछ अंक होना चाहिए, तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि यह समीकरण है। अगर बराबर के बाएं और दाएं तरफ कुछ ना हो तो उसे हम लोग समीकरण नहीं बहुपद में रख सकते हैं, बहुपद में वह आ सकता है। तो जैसे कि हम लोग कोई एक समीकरण मान लेते हैं एक्स और वाई का प्रयोग करके। जैसे यहाँ पर कोई समीकरण 4x और प्लस में 9y बराबर में यहाँ पर 0 कर सकते हैं, 0 या कोई अंक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x y को भी अगल बगल लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि x y दोनों एक ही तरफ रहेगा, x इस तरफ बाएं तरफ रहेगा, y भी दाएं तरफ, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कि इसे हम लोग समीकरण कहेंगे। बराबर के दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ अंक होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट में है युग्म। युग्म क्या है, युग्म के मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे तो बता दिया गया था लेकिन फिर से यहाँ पर समझ लीजिए। जैसा कि यहाँ पर रैखिक लिखा हुआ है तो घात में 1 होना चाहिए, समीकरण तो बराबर में कुछ होना चाहिए। अब इसके बाद युग्म के मतलब होता है कि समीकरण की संख्या 2 होना चाहिए, यानी कि इसे हम लोग युग्म में रख सकते हैं तो नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसी के जैसा सेम एक्स वाई के जैसा ही हमारे पास एक और समीकरण नहीं है, तो इस कारण से इसे हम लोग युग्म में नहीं रखेंगे। तो इसके साथ साथ एक और समीकरण लेना होगा, ऐसे करके हम लोग एक और समीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 2, तो यहाँ पर 2 समीकरण हमारे पास आ गया है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है समीकरण दोनों जो है युग्म के अनुसार है, तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पालन कर रहा है। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि वह समझना क्या है, यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वह तरीका 2 था, और 2 में से प्रथम क्या था, प्रथम था ग्राफीय विधि से, यानी कि हम सभी को ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ में क्या करना होता है, जैसे कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे उस पर इस बहुपद को दर्शाना होता है। और एक विधि होता है जिसको हम लोग बीजगणितीय विधि कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे विधि होते हैं जैसे कि प्रतिस्थापन हो जाता है, विलोपन विधि हो जाता है और ब्रजगुणन विधि हो जाता है। ऐसे तो 5 विधि से बनाया जाता है, लेकिन हम सभी को 3 विधि ही समझना है और 3 विधि को अनुसरण करते हुए हमारे क्लास 10th को अच्छा करना है।
तो जितना हम सभी को अभी के लिए आवश्यक हो, जितना हमें प्यास हो उतना ही पीना चाहिए। अगर ज़्यादा पिएंगे तो हम सभी को जो कहते हैं टॉयलेट ज़्यादा लगेगा और दिक्कत कर सकता है। तो चलिए पहले इतना ही समझ लेते हैं और इसका जो 3 विधि है, 2 विधि है, उसके अनुसार चलेंगे। तो अभी सिर्फ ग्राफीय विधि को 3.1 को समझेंगे, उसके बाद 3.2 भी है ग्राफीय विधि से ही। 3.3 से हम सभी को ये जो होता है बीजगणितीय विधि से समझना होगा। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो आप सभी लोग तो यहाँ पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आप भी एडिट करके डाल देते हैं तो आप सभी लोग ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग देख कर पढ़िए, ऊपर में लिखा हुआ है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा है। साथ ही उसकी सहेली सोनाली भी गई और सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। मतलब कि जो रोमिला ली थी पेंसिल और रबड़ उससे थोड़ा नया तरीका का था, मतलब थोड़ा मॉडलाइज था, और वह पेंसिल खरीदी। उसने भी 18 रुपया दिया और साथ ही 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा। यानी कि 4 पेंसिल और साथ ही 6 की संख्या में रबड़ खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हम सभी को सिर्फ व्यक्त करना है, ग्राफीय विधि में इसे सॉल्व नहीं करना है। यानी कि हम सभी को करना क्या है, ग्राफीय विधि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले तो बीजगणितीय विधि में इसे दर्शाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जो होता है इसे ग्राफीय विधि से भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है दिया हुआ है कि रोमिला एक स्टेशनरी दुकान पर सबसे पहले गई है, तो उसने पेंसिल खरीदी है और रबड़ खरीदी है। तो यहाँ पर हम सभी को अभी पता नहीं है कि कितने रुपए की एक रबड़ मिलती है और कितने रुपए की एक पेंसिल मिलती है। तो हम सभी को 2 वस्तु खरीदना है, तो यहाँ पर 2 चर संख्या मान लेना है कि वह 2 चर संख्या क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर रोमिला के बारे में मान लेते हैं, या तो दोनों को सेम ही पेंसिल खरीदना है और रबड़ ही खरीदना है। तो माना पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है। और साथ ही एक रबड़ का मूल्य 22 रुपया है। यहाँ पर थोड़ा सा एक और लॉजिक लग सकता है कि यहाँ पर दोनों को एक से ही क्यों नहीं माने, क्योंकि इस कारण से एक से नहीं माना गया है क्योंकि यहाँ पर दोनों का मूल्य अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर बराबर बराबर अगर लिखा रहता कि यहाँ पर दोनों का मूल्य सेम है, पेंसिल और रबड़ का भी मूल्य सेम है, तो उसके हिसाब से हम सभी को सिर्फ एक समान कर चल सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों का मान अलग अलग है, दर्शाया नहीं गया है कि कितना मूल्य है, इस कारण से। तो चलिए सबसे पहले रोमिला कितना खरीदती है, तो रोमिला प्रश्न से चल देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न से रोमिला का है, यहाँ पर रोमिला, तो रोमिला खरीदती है 2 पेंसिल और साथ ही
2 पेंसिल और साथ ही 3 रबड़ खरीदती है, 3 रबड़ खरीदती है और इसका मूल्य हो जाता है 9 रुपया। यानी कि जब रोमिला 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी तो यहाँ पर 9 रुपया उसे चुकाना पड़ा। अब इसी के साथ साथ एक और आती है उसकी सहेली और उसका नाम है सोनाली। यहाँ पर सोनाली है और सोनाली भी साथ ही गई थी, उसने 4 पेंसिल खरीदी, 4 पेंसिल और साथ ही 6 रबड़ खरीदी, 6 रबड़। इतना वस्तु खरीदी तो उसे 18 रुपया देना पड़ा। यानी कि 18 रुपया इन दोनों का जब खरीदी तो मूल्य देना पड़ा 18 रुपया। तो अब आप लोग ये बताइए कि पेंसिल का दाम हमने कितना रखा था, कि माना कि एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो यहाँ पर 4 पेंसिल है तो यहाँ पर 4 100 हो जाएगा और यहाँ पर 2 पेंसिल है तो उसके हिसाब से सबसे पहले तो 2 और पेंसिल का दाम 100 रुपया है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और साथ ही 3 रबड़ है तो रबड़ का मूल्य 22 रुपया है तो यहाँ पर 3 22 हो जाएगा बराबर में 9। ये समीकरण 1 हो गया। और साथ ही सोनाली खरीदने गई थी 4 पेंसिल, पेंसिल का दाम 100 है तो 4 100 प्लस 6 रबड़ है, रबड़ का मूल्य 22 रुपया है तो 6 22 हो जाएगा बराबर में 18 रुपया हो गया। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया कि कैसे हमने किया है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सभी को क्या ध्यान देना है, तो ये ध्यान देना है कि बीजगणितीय विधि में हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि उसने इतना पेंसिल इतना खरीदा, इतना पेंसिल इतना रबड़ खरीदा तो इतना रुपया देना पड़ा और ये समीकरण युग्म हो गया। अब इसी के सहायता से हम सभी को ग्राफ भी बनाना है और वह ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो हमारे पास ग्राफ तो नहीं है लेकिन यहीं पर थोड़ा सा हम लोग डिजाइन वैसा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो वैसा समझने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, या तो एक साथ ना भी करेंगे तो हम सभी समझ पाएंगे। जैसा कि यह समीकरण 1 में है, यह समीकरण 1 है और वहाँ पर समीकरण 2 है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले तो x का मान अपने मन से सोचना है कि x का मान हमने यहाँ पर x का मान 0 रखा। यदि यहाँ पर 0 रखते हैं तो x तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बाई बच जाएगा और 3 में से 9 को भाग देते हैं तो 3 मरतबे खर्च जाता है। यानी कि जब x का मान 3 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 3 आया है। अब इसके बाद x का मान या तो y का मान 0 रख के देखते हैं। जब y का मान रखते हैं तो हमारा x का मान दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पर y का मान 1 रख के देखते हैं और 1 रखेंगे तो यहाँ पर फिर दशमलव में आ जाएगा। तो ऐसा मान हम सभी को सोचना है कि किसी भी यहाँ पर x या y का मान दशमलव में नहीं आए, सीधा सीधा आ जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर 2 रख के देखते हैं तो 3 दूना के 6, यानी कि इससे भी काम नहीं बनने वाला है। तो x का ही मान रख के देखिए, तो x का मान फिर से 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि घटाने के बाद 1 आ जाएगा। तो फिर से हम सभी को दूसरा मान और सटीक मान सोचना है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले y का मान 0 ही रख के देखते हैं। तो यहाँ पर y का मान के चलिए कि 0 है। यदि हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, यानी कि 0 के साथ 3 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और बच जाएगा 2x। और यहाँ पर गुना में है, जब भाग में जाएगा तो 9 भाग में 2 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो x का मान 4.5 आ जाएगा। यानी कि x का मान 4.5 आया है जब हम y का मान 1 रखे हैं। अब सेम प्रक्रिया हम सभी को इस समीकरण में भी करना है। सबसे पहले तो x का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0 हो जाएगा और x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये पूरा संख्या 0 और ये 6 से 18 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि y बराबर में 3। अब यहाँ पर फिर से x का मान 0 y का मान 0 रख के देखते हैं और y का मान 0 रखेंगे तो इसका मान दशमलव में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ऐसा सोचना है कि दशमलव में ना आए, सीधा सीधा आ जाए।
तो इसके बाद 0 के बाद देखते हैं, यदि 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 घटाएंगे फिर भी काम नहीं बनेगा। तो y का मान 1 रख के देखते हैं, y बराबर 1, और 1 रखते हैं तो ये हो जाता है 6, और 6 जब 18 में से काटते हैं तो 12 आ जाता है, घटाते हैं तो 12 आ जाता है, और 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, तो 3। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब इसे करना क्या है, तो पिछला वीडियो में बताए थे संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा इस प्रकार से होता है, ऐसे करके यहाँ पर प्लस वाला मान ज़्यादा है, माइनस है ही नहीं, तो माइनस वाला को हम सब ज़्यादा नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना ही लेते हैं। यहाँ पर सबसे शुरू में रहता है मुख्य बिंदु 0, इसके बाद 1, बराबर बराबर दूरी पर 1, इसके बराबर दूरी पर 2, इसके बराबर दूरी पर 3, फिर 4, फिर 5। सबसे ज़्यादा x का मान 4.5 है, यानी कि यहाँ पर 4.4 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इसके ऊपर में 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि इतना तो हमने लिख दिया, अब x कौन है, y कौन है। तो x होता है ये वाला x, और इसके बाद यहाँ पर x डैश होता है, नीचे y डैश होता है, और ऊपर में y। इस रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस रेखा को ही बढ़ा सकते हैं। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और प्रक्रिया करना है, वह प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले समीकरण O1 से चलते हैं। समीकरण O1 में पहला मान देखते हैं कि x का मान 0 है, यानी कि हम सभी को x का मान 0 बोला गया है, तो 0 है जब मुख्य बिंदु पर है। y का मान कितना है, तो y का मान 3 है, तो 3 कहाँ है, तो 3 ऊपर जाने के बाद यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाता है कितना, 0.3, 0 और 3, x का मान 0 और y का मान 3 आ जाता है। अब इसके बाद फिर से जो दूसरा मान है, दूसरे मान के अनुसार चल देते हैं। तो दूसरा मान में x का मान 4.5 है, जो कि यहाँ पर है, और y का मान 0 है। y का मान 0 मतलब कि ऊपर में नहीं जाना है, मुख्य बिंदु के अनुसार ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और साथ ही 4.5। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद इन दोनों पाई को, इन दोनों बिंदु को एक रेखा के सहायता से इस प्रकार से जोड़ देना है। अब फिर से इसके बाद समीकरण O1 का काम हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 का काम करते हैं। तो समीकरण 2 में सर्वप्रथम x का मान 0 है, x का मान फिर से 0, और y का मान 3, यानी कि यहाँ पर फिर से 0 और 3 ही आएगा। अब इसके बाद x का मान 3 है, x का मान 3, तो ये यहाँ पर जाएगा, और y का मान 1 है, तो y का मान 1 यहाँ पर ऊपर में है, तो इसके सामने यहाँ पर आ सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर लिख देना है कि x का मान यहाँ पर कितना रखे थे, तो x का मान 3 था और y का मान 1, इतना हो गया। और इसके बाद सभी को मिला देना है इस प्रकार से, ऐसे करके मिला देना है। यहाँ पर थोड़ा सा पाई टेढ़ा हो गया है, तो आप सभी लोग स्केल के सहायता से कीजिए, टेढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर अब लिखना है कि कौन समीकरण को रखे थे तो कौन मान आया था। तो यहाँ पर ये वाला जो है समीकरण O1 के सहायता से आया था, यानी कि 2x और प्लस में 3y बराबर में 9, और ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला समीकरण 2 के सहायता से आया था, यानी कि 4x प्लस में 6y और बराबर में 18। इस मान को रखे थे, तो इतना हम सभी का आंसर हो गया। और इसी के साथ साथ हमारा 5 नंबर भी पूरी तरीके से कवरेज हो गया है। ये हमारे प्रश्न संख्या जो 3.01 का एग्जाम्पल है, सेम यही प्रश्न आप सभी को 5 नंबर ज़रूर से पूछा जाता है। तो इसे आप लोग सही तरीके से समझिए, और अपने 10 या 5 रुपये का या 20 रुपये का, ग्राफ का होता है थोड़ा सा महंगा होता है, आप लोग वह कॉपी खरीदिए और ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि 5 नंबर या 10 नंबर आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा और आप लोग अच्छे कर पाएंगे। तो इसके बाद का भी हम लोग समझते हैं। इसके बाद उदाहरण संख्या
ही देख लेते हैं। उदाहरण में दिया गया है, फिर से यहाँ पर इसे मिटाएंगे और फिर से दोबारा दूसरा प्रश्न आ जाएगा। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो जल्दी से उतारने का प्रयास कीजिए अपने कॉपी पर, ताकि सही तरीके से समझ पाएँ। आगे उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण ही है। अभी हम लोग प्रश्न में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि प्रश्न में ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया गया है। 3.1 में सिर्फ 3 ही प्रश्न हैं और उसे हम लोग तुरंत ही ख़त्म कर देंगे। उससे पहले हम सभी को एग्जाम्पल के सहायता से समझना होगा। तो इसके बाद का प्रश्न दिया गया है, जो कि दिया गया है कि दो रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - में 4 बराबर में 0 और 2x + में 4y बराबर में 12 बराबर 0 है, -12 बराबर 0 है। इसके द्वारा निरूपित की गई इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो इसे ज्यामितीय रूप में बनाना है, यानी कि समीकरण युग्म बनाना है, और उसके बाद हमें ग्राफीय विधि से बनाना है और ग्राफ में बनाकर इसका सॉल्व आंसर करके दिखाना है। तो चलिए, आप सभी को एक बात पता होगा कि रेल का जो पटरी होता है क्या किस प्रकार का होता है। ऑप्शन एक तो है ये, रेल आप लोग देखे होंगे तो आप लोग बता पाइएगा। सभी प्रकार के यहाँ पर पटरी बिछा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है, क्या रेल का पटरी ऐसा होता है। एक रेल का पटरी है यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर, एक रेल का पटरी ऐसा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा, क्योंकि इस कारण से कि ट्रेन हमेशा किसी भी रूप से आ सकता है, किसी भी दिशा से आ सकता है। और एक पटरी ऐसा होता है। बताइए इनमें से कौन ऑप्शन है जो रेल का पटरी हो सकता है। तो सबसे पहला कहेंगे कि ऐसा पटरी यदि होगा तो सबसे पहले तो ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे उसका जो चक्का होता है इस प्रकार से जाएगा। तो क्या इस प्रकार से जाता है, इसका चक्का जो होता है वह सटते जाता है फिर हटते जाता है ऐसे ऐसे करके। तो नहीं, ऐसा बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है। तो फिर एक और ऑप्शन है कि ऐसे जाएगा फिर सट जाएगा, यानी कि जहाँ पर रुकने का होता है वहाँ पर जो साइड का चक्का जो होता है वह पहिया जो होता है दोनों एक स्थान पर आकर मिल जाता है। तो ये भी बोलेंगे कि नहीं। और फिर वही है 4 नंबर ऑप्शन में। और एक आंसर जो ऑप्शन है 3 है, इसमें दिया गया है कि क्या जो पटरी होता है वह सीधे जाता है और ब्रेक भी लगाते हैं तो वही पटरी पर यानी कि बराबर दूरी में खड़ी होता है। तो जी हाँ, यही जो है रेल का पटरी हम लोग कह सकते हैं कि रेल का जो पटरी होता है हमेशा समांतर क्रम में होता है, यानी कि बराबर दूरी पर होता है और जहाँ तक चला जाए उसका दूरी हमेशा सेम रहता है। जैसे 5 फीट इसका लंबाई है तो 5 फीट ही रहेगा, 2 फीट है तो 2 फीट ही रहेगा, और इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। और ज़्यादा कम जैसे ही हो जाएगा हमारा जो ट्रेन है वह पटरी से उतर जाएगा। तो ये बताने का हमारा मुख्य मकसद यही था कि यहाँ पर जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे रेल के पटरी के हिसाब से है, रेल का पटरी किस प्रकार से जाएगा और ग्राफ में उसी प्रकार का पटरी हम सभी को ग्राफ के अनुसार बनाना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, हमें समीकरण को बनाने का आवश्यकता नहीं है, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण में है कि x प्लस में 2y - 4 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और इसके साथ साथ इसके साइड में लिख देते हैं
2x और प्लस में 4y, 4y बराबर में माइनस में 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, बराबर 0। ये जो है समीकरण 2 है। अब इसे ही हम सभी को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए इसे भी ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले इसे ऐसा प्रक्रिया में कर दीजिए जो कि समीकरण की तरह लगने लगे, यानी कि चर को एक साथ और अचर को एक साथ कीजिए। तो x रह जाएगा और प्लस 2y, यहाँ पर माइनस है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 4। ये समीकरण 1 है। अब इसको 2x प्लस 4y माइनस है, उस तरफ जाकर 12 प्लस में हो जाएगा, प्लस 12। तो यहाँ पर एक बात आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा, प्लस को हटा भी सकते हैं। यहाँ पर 2 है, 4 है, यानी कि कॉमन का थोड़ा सा बात हो रहा है। कॉमन ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं। ऐसे भी हम लोग समझेंगे, मानेंगे अंक को, तो हमारा आंसर आ सकता है। तो कॉमन यहाँ पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले एक सारणी बना लेना है। वह सारणी कैसा होगा? तो इस प्रकार से, यहाँ पर इसको x को मान लेना है और यहाँ पर y। ये सारणी मानने का मुख्य मकसद हमारा क्या हो सकता है? तो मुख्य मकसद कुछ भी नहीं है, यहाँ पर यही मकसद हो सकता है कि x का जो मान रखेंगे यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद जो हमारा समीकरण के अनुसार हल करने के y का मान आएगा वह यहाँ पर रखेंगे, और x और y का मान हमारा आ जाएगा, और उसे ग्राफीय विधि से रखने में हमारे आसानी होगी। तो सेम इसी प्रकार का यहाँ पर सारणी बना लेते हैं x और y का। तो चलिए x का मान सबसे पहले 0 रख के देखिए। x का मान 0, यानी कि यहाँ पर जब 0 रखते हैं, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। जब x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0, तो y का मान क्या आएगा? x का मान 0 यानी कि इसका मान खत्म। तो यहाँ पर 2 जो गुना में है उस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, और 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 मरतबे कट जाता है, यानी कि y का मान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर y का मान 0 रख के देखिए। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, यानी कि y का मान 0 तो x का मान 4। सेम प्रक्रिया हम सभी को समीकरण 2 में भी करना है। यहाँ पर भी x का मान सबसे पहले 0 रख के देखिए। जब x का मान 0 रखेंगे तो इस प्रकार से इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है जो गुना में इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 4 से ये 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कि y का मान 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से दूसरा मान भी लाने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ पर y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो क्या आता है? y का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का मान 6 आ जाएगा, जो कि हमारे बजट से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा सोचिए कि छोटे से छोटे में ही हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहले y का मान 1 रख कर देखिए। जब y का मान 1 रखेंगे तो 4 इस तरफ जाकर घट के 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और जब ये गुना में है, ये संख्या गुना में, उस तरफ जाकर 8 में भाग लगेगा तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर x का मान 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर मान हम सभी को x और y का मान पता चल गया है। अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद सेम वही करना है जो कि ग्राफ के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले ग्राफ पर इस प्रकार से बना लीजिए। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्लस में है तो प्लस वाले अंक को ज़्यादा लेना है, प्लस। हाईएस्ट संख्या कितना है? तो 4। x का मान 4 है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर y। ये आगे और भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। y का मान 1 2
3 4 5। अब इसके बाद सबसे पहले समीकरण O1 से चल देते हैं। तो समीकरण O1 में x का मान 0 है और मुख्य बिंदु को 0 कहते हैं। तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 2 है, यानी कि सीधा ऊपर चला जाना है और यहाँ पर x 0 आएगा, x का मान 0 और y का मान 2, इस प्रकार से। अब फिर से x का मान 4 है, तो x का मान 4 यहाँ पर है और यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 0 है, यानी कि ये मुख्य बिंदु, मुख्य जो किरण रेखा है वहीं पर होगा। तो यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 0। इतना बात अब सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करना है, तो इसे मिलाना है ऐसे करके। इसे मिला देना है और ये जो रेखा आया है वह कौन समीकरण से आया है, समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 में है x प्लस में 2x, x प्लस 2x 2y बराबर में 4। इस समीकरण को जब हल किए थे तो इतना आया था। अब इसके बाद दूसरा समीकरण को हल करना है। तो दूसरा समीकरण में x का मान जब 0 था तो y का मान 3 था, x का मान 0 था तो y का मान 3, यानी कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर x 0 बाय 3। अब इसके बाद y का मान, x का मान 4, x का मान 4 और यहाँ पर y का मान 1, यानी कि कहाँ पर जाएगा, x का मान 4, x का मान 4 और y का मान 1, यानी कि इसे मिटाकर थोड़ा सा छोटा लिखना होगा। x का मान 4 और y का मान 1, यानी कि लगभग यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। तो x का मान 4 और y का मान 1। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसे रेखा को, इन दोनों रेखा को मिला देना है ऐसे करके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये लिखा गया है। अब इसके बाद समीकरण को भी लिख लेते हैं। समीकरण था 2y 2x 4y, 2x प्लस में 4y और बराबर में 12। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले ही आप सभी को बताए थे कि जो रेल का पटरी होता है, जैसे लिखा रहे पूर्व, तो पूर्व के मतलब पीछे कर सकते हैं, पीछे ज़्यादा समझ में आएगा, पीछे। और पश्चात का मतलब आगे। जैसे ही पूर्व कह दे तो घटा देना है और पश्चात कह दे तो जोड़ देना है। इतना ही बात समझ के रखना है। जैसे कि कोई पूछ दे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफताब है जो 7 साल पूर्व अपनी पुत्री से सिर्फ 7 गुना था। इतना बात लिखा हुआ है, यानी कि 7 वर्ष पूर्व। पूर्व में कहना है पीछे और पीछे में घटा देना है। जब पीछे कहेगा तो पीछे की ओर घट जाना है, लौट जाना है, तो उम्र में से 7 वर्ष कम हो जाएगा। तो इसे अब हम लोग सिद्ध करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष या 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय विधि एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो 2 चर की रैखिक समीकरण युग्म में लिखना है और उसके बाद इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रश्न आया है। पहला प्रश्न क्या है कि 7 साल पूर्व, तो 7 साल पूर्व में जाने से पहले प्रश्न संख्या 1 है। 7 साल पूर्व में जाने से पहले हम सभी को वर्तमान पता होना चाहिए, और वर्तमान में क्या है ये पता नहीं है। तो मान के चलते हैं, माना आफताब 1 वर्ष का है, आफताब x वर्ष, आफताब है जो वर्तमान में x वर्ष का है, x वर्ष का है। और उसका पुत्री
जो है वर्तमान में 22 वर्ष का है, पुत्री है जो 22 वर्ष की है, पुत्री के अनुसार की लगाना है। तो यहाँ पर वर्तमान तो हम सभी को पता चल गया कि 1 वर्ष है, 22 वर्ष है। अब इसके बाद क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब घटाना है, यानी कि कितना घटाना है, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में क्या करना है, घटाना है। आफताब की आयु, आफताब की आयु है जो 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 1 वर्ष वर्तमान है और वर्तमान में 7 वर्ष पहले बोला जा रहा है, पहले यानी कि वर्तमान में से 7 वर्ष कम करना होगा। अब यहाँ पर पुत्री, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु 22 वर्ष वर्तमान में, तो 7 वर्ष पहले इसमें से 7 वर्ष घटाना होगा। अब इसके बाद दूसरा बोल रहा है पुनः प्रश्न से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से। इसके बाद जब पुनः प्रश्न से जाते हैं तो बोलता है कि 3 वर्ष बाद, जो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यानी कि उसके बाद आगे का बोल रहा है, तो आगे में जोड़ना है 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पहले आफताब की आयु, तो आफताब, आफताब की आयु क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद 1 वर्ष वर्तमान है और प्लस में 3 पुत्री की आयु, वर्तमान में 22 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद 3 ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है समीकरण के अनुसार चल देते हैं, तो कैसा है, तो 7 वर्ष बाद, पूर्व बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है। 7 वर्ष पूर्व सिर्फ 7 गुना का था, यानी कि इसमें से x माइनस 7 वर्ष पूर्व, यह सिर्फ 7 गुना का था, यानी कि 7 गुना का था, इस प्रकार से। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि इसे पहले हल कर लेते हैं, तो x माइनस 7, जब इसे गुना करेंगे तो 7y और माइनस में 7 7 49 होता है, तो 4 4 को एक साथ, तो x माइनस 7y बराबर में माइनस 4 9 प्लस 7, जब घटाएंगे तो x माइनस में 7y, घटाने के बाद आ जाएगा 35, माइनस में 35, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद दूसरा समीकरण से चल देना है। यहाँ पर 49 में से जब 7 को घटाते हैं तो माइनस में 42 आ जाता है, माइनस में 42। अब इसके बाद समीकरण 2 से चल देते हैं। अब समीकरण में, अगले समीकरण में बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद सिर्फ 3 गुने आयु का रह जाएंगे, तो 3 वर्ष बाद 3x, तो यहाँ पर x प्लस में 3 और इसके बाद 3 गुना का, यानी कि इतना रह जाएगा। जिसके साथ गुना लगा रहे, जिसके साथ भाग लगा रहे, उसी के साथ गुना या भाग करना है, इतना बात समझ में रखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था, पिता बता रहा है पुत्री से, जिसमें से लगा हुआ है उसी में गुना कर देना है। यहाँ पर फिर से पिता बता रहा है पुत्री से, यानी कि इसी से पुत्री से बता रहा है, पुत्री में ही 3 गुना करना है। अब यहाँ पर समीकरण 2 हो गया, यहाँ पर समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण को हल करते हैं तो x प्लस में 3 और 3y प्लस 3 3 9 होता है। और यहाँ पर 4 4 को एक साथ कर देते हैं, तो x प्लस में 3y बराबर में 9 माइनस 3, तो x प्लस में 3y, और 9 में से जब 3 को घटाते हैं तो 6 आता है। ये समीकरण 2 हो गया। तो इतना तो हम सभी को पता चल गया कि हमने इसे बीजगणितीय विधि से इतना लिख दिया है। अब इसको आगे क्या करना है, तो आगे इसी प्रक्रिया को ग्राफ में हल करना है। तो सबसे पहले इतना जो हमने लिखा है उसे हटाना पड़ेगा,
उसके बाद ही इसे ग्राफीय विधि में हल कर सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ इसे हटा देते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 है x माइनस में 7y और बराबर में -42, ये समीकरण 1, और साथ ही x प्लस में 3y और बराबर में 6, ये समीकरण 2 है। तो अब इसके बाद क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया कर देना है। सबसे पहले तो x और y का मान पता करना है। तो x का मान अपने मन से रखिए। यदि हम यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो सारणी बना लेते हैं x और y। जब यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो ये प्लस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 7 से 6 को 42 को विभाज करेंगे तो 6 मरतबे कर जाएगा, यानी कि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यदि यहाँ पर x y का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान माइनस में 42 आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा मान आ जाता है। तो यहाँ पर कोई और प्रक्रिया को अपनाना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर x का मान रख देते हैं 7, तो x का मान 7 रख देते हैं, यानी कि 7 चला आएगा, और 7 जब रखेंगे तो यहाँ पर प्लस में 7 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 7y और बराबर में -42। यदि यहाँ पर प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या तो कॉमन लेकर इस प्रकार से काट सकते हैं, तो 7 6 42 हो जाएगा। तो इतना किया जा सकता है। तो 7 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस में y रह जाएगा, माइनस में 42। माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस में हो जाएगा और y प्लस में हो जाएगा, तो माइनस से ये इतना बार में 6 बार में कट जाएगा, तो माइनस में 1 और प्लस में y बराबर में माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर माइनस में उस तरफ जाएगा तो y का मान 6 प्लस में 1 बराबर में 7, यानी कि फिर से y का मान हमारे पास 7 आ जाएगा यदि x का मान 7 रखते हैं। तो इतना हम सभी के पास आ गया है। अब सेम प्रक्रिया करना है समीकरण 2 के साथ। यदि 2 में सारणी बना लेते हैं पहले x y, यहाँ पर इसका मान 0 रखते हैं तो ये 2 आ जाएगा, y का मान यदि 0 रखेंगे तो x का मान 6 आ जाएगा, तो y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान क्या आएगा, y का मान 0 तो x का मान 6 आ जाएगा। तो अब इसके बाद ग्राफ को बना लेते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिकतर मान कितना है, x का मान 7 और y का मान भी 7 है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुख्य बिंदु 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7, इतना यहाँ तक चला जाएगा। अब इसके बाद x की तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो सबसे पहले x का मान 0 है यानी कि मुख्य बिंदु, और y का मान 6 है, तो यानी कि यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर कलर चेंज करके लिख देते हैं, x का मान 0 और y का मान x का मान यहाँ पर 0 है और y का मान 6, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा। x का मान 6 और y का मान 0।
यहाँ पर x का मान 0 है यानी कि मुख्य बिंदु पर, और y का मान 6 है यानी कि ऊपर में चला जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 6, और फिर से दूसरा मान है x का मान भी 7 और y का वही मान 7, तो इसे मिटाना होगा। x का भी मान और y का भी मान 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग यहाँ पर 7 और 7 है। अब इन दोनों को मिला देना है। यहाँ पर कितना कितना था, यदि इसका मान 0 था तो यहाँ पर 2, और y का मान 0 तो x का मान 6 था। अब समीकरण 2 से चल देते हैं। ये जो रेखा आया है समीकरण 1 के कारण आया है, तो 1 को भी लिख देते हैं, x और माइनस में 7y बराबर में -42। अब समीकरण 2 के अनुसार चल देते हैं। तो 2 में लिखा हुआ है x का मान 0, x का मान 0 यानी कि मुख्य बिंदु, और y का मान 2 है, तो यहाँ पर 0 और 2, और फिर से है x का मान 6, x का मान 6 और y का मान 0 यानी कि यहाँ पर 6 और 0। जब इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो इस प्रकार का रेखा बनेगा, और यह जो मान है समीकरण 2 का है, और समीकरण 2 जो है ये है x प्लस में 3y और बराबर में 6। तो यही हमारा समीकरण है, और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर मिल जाएगा, यानी कि यह प्रतिच्छेदक रेखा बनेगा। और इसके बाद हम बताएंगे इसके आगे का चैप्टर जो 3.2 है उसमें बताएंगे। तो उसमें क्या बताएंगे कि उसमें लिखा रहेगा कि प्रतिच्छेदी रहेगा तो कितना हल किया जा सकता है, इसका कितना मान निकाला जा सकता है। तो आज का जो सिलेबस है बस इतना ही तक चलेगा, इसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट तरीका से चलेगा। इसके बाद भी 2 क्वेश्चन रह गया है, उसे भी हल्के में नहीं लेना है, उसको भी हम सभी लोग हल करेंगे, सही तरीके से हल करेंगे। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है इस कारण से। तो आज का सेवा बस इतना ही तक है, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में, उसमें 3.1 को और 3.2 को भी साथ साथ ख़त्म करेंगे सही तरीके से। और एक बात, आप सभी को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा धीरे धीरे है, तो आप लोग स्पीड को बढ़ा लीजिए ताकि जल्दी जल्दी से हो सके और ख़त्म हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। बस एक और बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप सभी लोग सही तरीके से स्मार्ट बोर्ड पर अध्ययन कर पाएँ। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती है इस कारण से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।